नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बहू आपके साथ शशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे केदार धाम सत्ता संग्राम। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान के लिए करीब एक सप्ताह का ही शेष समय रह गया है। भाजपा कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों ने पूरी ताकत से चुनावी दंगल को जीतने पर लगा रखी है। इस बीच हरीश रावत और बीजेपी नेता ऐश्वर्या रावत की मुलाकात ने राजनीतिक पारे को गरमा दिया है। बता दें कि केदारनाथ की पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत हैं। ऐश्वर्या रावत पार्टी से इन दिनों नाराज चल रही है। ऐश्वर्या रावत को उम्मीद थी कि पार्टी केदारनाथ में उन्हें चुनाव लड़ाएगी। इसके लिए उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाकर ऐश्वर्या की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नाराज ऐश्वर्या भाजपा के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रही हैं। वहीं हरीश रावत की मुलाकात के बाद भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। लगे हाथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी ऐश्वर्या से मुलाकात की है और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट ने दावा किया है कि भाजपा में कोई नाराजगी नहीं है। उनका दावा है कि केदारनाथ में बहुत जल्द बड़ी घटना कांग्रेस के भीतर देखने को मिलने वाली है। वहीं मयंक भट्ट के इस दावे ने कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा दिया है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार बच गया है। मतदान की घड़ी नजदीक आ गई है। राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। केदारनाथ में इन दिनों नेता घर घर जाकर जनता को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस एक ओर जहां दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास, केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी के साथ ही यात्रा की अव्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट में मिली जीत की तरह केदारनाथ में भी वह जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा का दावा है कि कांग्रेस को हरियाणा की तरह केदारनाथ में भी झटका लगने वाला है। केदारनाथ में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वहाँ जिस प्रकार का जन समर्थन, व्यापक जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि कोई शक नहीं है कि बद्रीनाथ जैसी जीत कांग्रेस को केदारनाथ में मिलेगी। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ पर प्रचार में लगे हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, जितने महत्वपूर्ण नेता हैं, गांव-गांव जाकर के प्रचार कर रहे हैं और जनता से समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसके हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। तो ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। वो बिल्कुल दम भर रहे हैं कि हम बद्रीनाथ की तरह, मंगलौर की तरह केदारनाथ भी जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की जनता मन बना चुकी है कि हम विकास के साथ रहेंगे। सरकार के विकास कार्यों पर हम जो है मुहर लगाएंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि केदारनाथ विधानसभा के परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो विकास को एक तेजी से गति दी जा रही है, वहाँ की जनता विकास के साथ में है। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस बीच केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत और हरीश रावत की मुलाकात ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस भाजपा पर ऐश्वर्या रावत के अपमान का आरोप लगा रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ऐश्वर्या से मुलाकात की, जिसकी वजह से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी ऐश्वर्या से मुलाकात की और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि भाजपा में कोई नाराजगी नहीं है। उनका दावा है कि केदारनाथ में बहुत जल्द ही कांग्रेस के भीतर कोई बड़ी घटना होने वाली है। भाजपा नेताओं में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। कांग्रेस के लोग अपने अंदर अपना तंत्र को ठीक करें, जो उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे सार्वजनिक होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत बड़ी घटना कांग्रेस के अंदर उस विधानसभा अंदर होने वाली है। मुझे लगता है शायद महेंद्र भट्ट वैसी ही घटना की ओर इशारा कर रहे हैं जैसी घटना उनके साथ बद्रीनाथ में हो गई। अपना गृह जनपद होते हुए, अपना विधानसभा क्षेत्र होते हुए महेंद्र भट्ट भाजपा को बद्रीनाथ से जिता नहीं पाए और अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ किया है महेंद्र भट्ट ने कि पूरे भाजपा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष अपने ही गृह जनपद से हार गया और अब जो है दूसरे दल के घर में खतर बतर या टूट फूट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। हमें पता है आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हमें पता है आप संविधान के हत्यारे हैं, हमें पता है आप हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, हमें पता है कि लोगों को प्रेशर में लेकर आप उस तरह की गंदी और छिछली राजनीति करते हैं महेंद्र भट्ट जी। तो आपकी सोच जितने निचले स्तर तक जा सकती है, कांग्रेस पार्टी वहां एकमुठ है, एकजुट है। हो सके तो जितनी जोर आजमाइश करनी है कर लीजिए, हम भी देखते हैं आपके बाजुओं में कितना दम है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं मतदान की तारीख नजदीक आते ही मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष के दावे ने राजनीतिक पारे को भी और ज्यादा गर्मा दिया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा की तैयारी पर ऐश्वर्या की नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या ऐश्वर्या की नाराजगी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? क्या कांग्रेस बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में भी कामयाब होगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो जैसे जैसे केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी द्वंद्व जो है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप जारी है, कहीं नाराजगी है तो कहीं मनाने की गुंजाइश जारी है। ऐश्वर्या रावत जो कि पूर्व विधायक जिनकी जब इनकी डेथ हुई उसके बाद से माना जा रहा था कि ऐश्वर्या रावत जो है उनको टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आशा नौटियाल को टिकट दे दिया गया। उसके बाद से ही ऐश्वर्या रावत नाराज चल रही थी, उन्होंने कई स्टेटस भी लगाए थे और काफ़ी कुछ लिखा भी था। उसके बाद अब हरीश रावत से ऐश्वर्या रावत की ये मुलाकात बीजेपी के लिए काफ़ी टेंशन वाली बात हो गई। हालांकि मुलाकात उन्होंने आशा नौटियाल से भी की, नाराज़गी दूर करने की कोशिश आशा नौटियाल ने की, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल महेंद्र भट्ट ने एक बयान देकर कांग्रेस की चिंता भी बढ़ा दी है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। आज इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूखेरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन मनी डोभाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मंजू त्रिपाठी जी आपसे करते हैं। ऐश्वर्या रावत से जो नाराजगी बीजेपी की नज़र आ रही थी, उसे बहुत हद तक कवर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन हरीश रावत के साथ ऐश्वर्या रावत की मुलाकात कहीं ना कहीं बीजेपी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। याशी जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज पूरे प्रदेश वासियों को देवोत्ती एकादशी और जो इगास की बधाई देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ा हादसा जो देहरादून में हुआ है, 5-6 बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी हैं, उसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। जहां तक बात है
केदारनाथ उपचुनाव की, तो आप देखिए कि क्या हालात है, किस तरह से ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, किस तरह से इधर की उधर। अरे शैला रानी रावत जी की अगर पुत्री नाराज हैं बीजेपी से तो जायज है उनकी नाराजगी। उनकी माता जी ने बहुत कुछ किया है इस क्या वो अपनी विधानसभा के लिए, और वो जो है इस तरह से अगर उनको टिकट दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से जो है बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर में आ जाती। लेकिन ऐसा ना करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं तो भूल की ही है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए केदारनाथ उपचुनाव की जहां तक बात करें, वो इस सरकार की पूरी रूप से पोल खोल रही है। आपने देखा किस तरह से पंडा पुरोहित इनसे नाराज हैं। उसके बाद सोना, भगवान के धाम में सोना जो है पीतल में परिवर्तित हो गया, उसका कोई जाए। अरे ये जो घोषणा मुख्यमंत्री हैं, ये जो है घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिल्कियारा टनल में थू हुई थी, आपने वो भी देख लिया कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़े बड़े ठेके देके ये अपना काम करवा लेते हैं। और जो है जब कुछ अनहोनी घटती है तब इनकी जो है पोल पत्रिका सारी खुल जाती है। और यही नहीं, आप देखिए कि इस तरह से केदारनाथ में इन्होंने किया ही क्या है। आए दिन एक से एक हादसे होते, इनकी ध्वस्त कानून व्यवस्था। देहरादून में बताइए आज 6 घरों के चिराग बच गए। कहाँ है इनके आरटीओ, कहाँ है इनकी पुलिस महकमा, कहाँ है? जब कुछ हो जाता है तो बताते हैं संज्ञान में ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। राष्ट्रपति के शहर में मौजूद होते हुए इनकी नाक के नीचे से डकैती पड़ जाती है करोड़ों की, और कोई कुछ आज तक कोई नहीं। खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी बना, स्मार्ट गांव बना रहे, खाली जनता को गुमराह करने के अलावा इस सरकार की कोई फितरत ही नहीं। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? क्यों इस तरह से हादसे हो रहे हैं? खाली जो है इलेक्शन में आ जाइए और इलेक्शन में आके बड़ी बड़ी बातें करिए, मैं ये गोद लेना चाह रहा हूं, मैं गोद लेना। प्रधानमंत्री को केदारनाथ धाम बहुत पसंद है, मुख्यमंत्री को बहुत पसंद है, ये सब करके और जो है जनता को गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस उपचुनाव में। और जहां तक बात है, अगर आकस्मिक निधन हुआ है तो उनके परिवार को टिकट देना चाहिए था, उनकी पुत्री को टिकट देना चाहिए। तो वो तो युवा थी, उनको लेके आते ना आप। अगर ऐश्वर्या जी नाराज है तो उनकी नाराजगी जो है जायज है। और अभी बीजेपी वाले, अभी इनके प्रवक्ता अगर आएंगे बोलेंगे हम परिवारवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। अरे हमारे देहरादून में कैंट विधानसभा के जो विधायक हैं हरबंश कपूर जी, उनकी जब डेथ हुई थी तो उस समय भी क्या उनकी धर्मपत्नी को आपने 70 साल की उम्र में टिकट दिया। तो आप ये यहाँ से भी पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है गलत हुआ है उस परिवार के साथ, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मंजू जी, अभी अगर ऐश्वर्या रावत जी को टिकट दे दिया जाता तो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे देती बीजेपी? नहीं तो परिवारवाद को क्या पहले टिकट नहीं दिया बीजेपी ने? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि अभी यही बात वो करेंगे। परिवारवाद के क्या आपने 70 साल की महिला को टिकट नहीं दिया? हरबंश कपूर जी की मृत्यु हुई तो आपने दिया ना, सुनिए तो क्या वो उनके परिवार से अलग थी? ठीक है, तो अगर वो ये सेट कर देते, गोपीनाथ मुंडे की डेथ हुई थी जब, तो उनकी बेटी पंकजा मुंडे को आपने टिकट दिया था कि नहीं? प्रमोद महाजन की बेटी को आपने टिकट दिया कि नहीं दिया? थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, सुन लीजिए। मैं मानती हूँ कि उन्होंने परिवारवाद को लेकर कई बार ऐसा किया है, टिकट दिए हैं, लेकिन कभी कभी अपनी चॉइस के हिसाब से भी हम किसी को टिकट दे सकते हैं, और फिर उसमें कांग्रेस को बुरा लगना, मुझे नहीं लगता आपको बुरा लगना चाहिए। और नहीं, मुझे आप ही के चैनल के माध्यम से ये कहा गया कि कई बार उन्होंने जो है अपनी जो है नाराजगी जाहिर की है, तो अगर उन्हें बुरा लगा तो वो जायज, मेरा कहने की ये मतलब है। और जहां तक बात है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अगर उनसे मिलने गए तो कांग्रेस की फितरत है कि किसी के भी दुख में, वो हमारे कांग्रेस में अच्छी सशक्त नेता थी और शैला रानी दीदी, और उनके साथ हमने काम किया है, हमें पता है। तो अगर गए तो अपने किसी भी पिता तुल्य हैं वो, उनके घर अगर गए तो उसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं। रावत जी के साथ तो दिक्कत ये हो गई ना, बीजेपी से भी गई, कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया। कांग्रेस तो दे ही सकती थी, कांग्रेस दे देती टिकट। नहीं, देखिए पहला हक उनका कहाँ बनता था?
पहला हक नहीं आप मिला, देखिए, पहला हक नहीं मिला। सर्विसेज में भी आप निराशा तो देखिए, उनके सर्विसेज हाथ में तब लगी जब को कांग्रेस, टिकट इसलिए नहीं, कांग्रेस से उन्होंने टिकट मांगा नहीं, और देखिए कांग्रेस ने इसलिए ऐश्वर्या टिकट नहीं रावत दिया को कि उनको लेकर पूर्ण उम्मीद थी बीजेपी से मंजू जी, टिकट मिलेगा। ऐश्वर्या रावत को लेकर एक बात बहुत क्लियर थी, जब हम शुरुआत में बहुत चर्चा कर रहे थे, जब कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए थे, तो ये कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या रावत जो है वो दोनों तरफ से बहुत आश्वस्त है कि बीजेपी तो टिकट दे ही देगी, अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है किन्हीं कारणों से तो कांग्रेस में उनको टिकट मिलना तय है। समस्या ऐश्वर्या रावत जी को बुरा तो तब लगा जब वो बीजेपी से भी गई और कांग्रेस से भी। तो देखिए, बीजेपी पे उनको तो पूर्ण विश्वास था, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, यहाँ से कैंडिडेट पहले डिसाइड हो चुके थे, तो इसलिए जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते। थपलियाल जी, अगर किसी परिवार में से अनहोनी हो जाए तो क्या उनके बच्चों को आप निकाल कर फेंक देंगे? ऐश्वर्या रावत जी के बारे में क्या कहना है थपलियाल जी? जी, उनका दुख समय पर बाहर, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि डिस्कशन इस चुनाव में हम व्यक्ति वाइज कर रहे हैं। चुनाव एक्चुअली में चुनाव में जो डिस्कशन होना चाहिए वो जनता के मुद्दों पे होना चाहिए, और जनता के मुद्दे मानो कि हाशिए में जा चुके हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमें लगता ही नहीं कि उत्तराखंड में कोई सरकार है, या मुख्यमंत्री कोई वादा करता है तो लगता ही नहीं कि एक मुख्यमंत्री के वादे कहीं धरती पे उतरते भी है कि नहीं उतरते। चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि साहब स्थापना दिवस के दिन हम यूसीसी का डिक्लेरेशन करेंगे। कहां गई वो यूसीसी का डिक्लेरेशन स्थापना दिवस के दिन? कितना बड़ा धोखा है देव तुल्य की जनता के साथ। 2 साल से तुम देश में घूम रहे हो, कह रहे हो मैंने यूसीसी बना ली। मंत्री जो कारों पे जो इस स्थापना दिवस में लाते हैं मोदी जी को, और मोदी जी 9 घोषणाएं करते हैं, 9 वादे, 9 को आधार बनाकर मुख्य कह रहा मैं इस राज्य का विकास करूंगा। चीजें दे दी मेरे को, गुरु मंत्र दे दिया मोदी जी ने, गुरु मंत्र दिया। और इस मुख्यमंत्री के लिए यहाँ के जितने लोग हैं वो मिल चुके हैं, केवल वो लोग हैं। आप देखिए विकास का, देखिए बलूनी हमारा सांसद खड़ा है, किसके बीच में खड़ा है? पहाड़ी वहां नहीं है, वहां पे खड़ा है, एक तरफ एक बाबा, दूसरी तरफ दूसरा बाबा, तीसरी तरफ तीसरा बाबा, जो इस राज्य को लूटने पे उतारू हो रखे हैं, उन लुटेरों के साथ खड़ा हुआ है इगास मनाने के लिए। तो ये चीज जब हम देखते हैं तो हमें दुख होता है। हमें दुख होता है कि बाबा केदार, हमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि धर्म के आप मान्यता दो, उसको फॉलो करो, और खुद जब केदारनाथ में जाते हैं तो जूते समेत और अपने हमारे पुजारी को धक्का मार के और अपनी फोटोग्राफी कराते हैं। तो हम कैसे माने, किसका अनुसरण करें? हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम क्या करें। 42 सादतों के बाद मिला ये राज्य, आज तमाशा बन गया है, तमाशा। और आज इन्होंने केवल मोदी जी के जो 9 प्रवचन दे गए, वो उस आधार पे सोच रहे हैं कि हम केदारनाथ की सीट जीत जाएंगे। लेकिन इस राज्य की जनता समझती है अब कि यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इनके वादे कुछ नहीं, चाहिए बोरियों में नोट दे दें, लेकिन जनता नहीं डिगने वाली है। इस केदारनाथ में जवाब देने वाली है, क्योंकि उसके सवालों का जवाब ये सरकार हर सवालों के जवाब में मौन नजर आती है। जब हम बोलते हैं कि तुमने कहा था कि साहब हम सोना लगा रहे हैं, सोना लगा रहे हैं गर्भगृह में, तुमने चांदी निकाल दी। वो चांदी कहाँ है बाबा? वो सोना जो तुम लाए थे घोड़ों में, खच्चरों में, आ गया जी, आ गया। वो सोना कहाँ है? और इसके बाद तुम बेवकूफ समझते हो पूरे उत्तराखंड की जनता को। जिस तरह से आप हमारे साथ एक नाटक कर रहे हो, सरकार नहीं है ये, एक बच्चों का एक गिरोह है जो इस राज्य को संचालित कर रहा है, और उनके साथ माफिया मिले हुए हैं, इस राज्य को लूट रहे हैं। और इन लुटेरों को हम देखने के लिए मजबूर हैं। और ये परिणति में केदारनाथ में हमारी जो उम्मीदवार है, हमारे जो लोग हैं, यही जनता को बता रहे हैं कि इनको कोई सरोकार नहीं तुमसे, तुम्हारे मूल निवास से, तुम्हारे भू कानून से, तुम्हारे सम्मान से, तुम्हारे संसाधनों की लूट के बाहर करते जा रहे हैं। इनको केवल बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। और इसका जीता जाता है एग्जाम्पल इगास का पर्व मैं देख रहा था कि किस तरह से हमारा सांसद इगास मना रहा था दिल्ली में बड़े बड़े बाबाओं के बीच में, और प्रधानमंत्री जी आ रखे इगास बनाने के लिए। इगास का ई शब्द नहीं मालूम होगा प्रधानमंत्री जी को, लेकिन यस,
बेवकूफ बनाना है उत्तराखंड की जनता को। अलग बनते भी है, भोली भाली जनता है। हम सोचते हैं कि सचमुच इनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, लेकिन इनके हृदय में उत्तराखंड के संसाधन बसते हैं। इन संसाधनों की लूट गुजरातियों के हाथ में ये करा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड का बदहाली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, स्थापना दिवस के दिन तुम लड़कों केस कर रहे हो, बेचारे लड़कों को डरा रहे हो कि तुम अगर आंदोलनों में आओगे तो तुम्हारी खतरा हो जाएगा, तुम्हें कलेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देखिए डराना लोकतंत्र में, अगर कोई केवल एक आंदोलन ही तो हम सड़कों पे चलना, नारे लगाना, यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार मानकर हम चलते हैं, और उसको भी तुम उस पर भी अंकुश लगा रहे हो। सरकार, तुम निश्चित रूप से एक ऐसी लोग हो जो इस राज्य को बेचने में उतारू हो रखे हो। इसलिए हमारी जनता पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से हमारे बेरोजगार संगठन को जो समर्थन मिला, जिस तरह से उपनल कर्मचारी बेचारे सैकड़ों हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरे, जिस तरह से आंगनवाड़ी के लोग यहाँ पे करा रहे हैं, जिस तरह स्वास्थ्य शिक्षा की सारी सुविधाएं मुंह के पल में राज्य में गिर गई हैं, सारा राज्य छिन फिन कर दिया है। तुमसे यात्रा कंट्रोल नहीं होती। ठीक है, तुमसे तापलिया जी वापस आएंगे आपके पास और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जोबाल जी का रुख करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव की, और रतन मणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतन मणि जी, एक और जहां पर ऐश्वर्या रावत की नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं, चाहे वो नाराजगी को लेकर हो या महेंद्र भट्ट का जो बयान है, उनका है कि कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी गलियारों में तो चर्चाएं तेज है, हर कोई केदारनाथ का जो चुनाव है उसे फतेह करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन क्या इस बार बीजेपी की मुश्किलें वाकई आसान नहीं होने वाली? देखिए यशी जी, खाली ऐश्वर्या का ही की बात नहीं है। अब ये तो बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये जयदीप बर्थवाल, ये जो इनका प्रकटीकरण तो भाजपा के अंदर से ही हुआ, जिन्होंने कहा कि शैला रानी रावत तो मुझे बेटे के समान मानती थी, तो ऐश्वर्या रावत को तो वहीं से इन्होंने ये खिलाफ किया था, इनको खड़ा किया। और फिर इसके बाद कौन है, कुलदीप रावत आते हैं, और कुलदीप रावत ने अपना दावा किया, और उन्होंने ये भी दावा किया साथ में कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मुझे जो 13,000 वोट मिले हैं वो 13,000 वोटों में 9 से 10,000 वोट कांग्रेस के हैं और 3,000 हैं भाजपा के। तो क्या ये सारा वो कर रहे हैं? और फिर वही उनको टिकट नहीं दिया गया, आशा नौटियाल को टिकट उन्होंने दिया, तो उस आशा नौटियाल की उपस्थिति में उसी के चुनावी मंच में कुलदीप रावत घोषणा करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि 2027 आपका है। तो उनका 2027 तब होता है कि जब वो आशा नौटियाल हारती हैं। अगर वो हारती नहीं है तो कुलदीप रावत का 2027 कहां से हो जाएगा? और ये इसी में अगर ऐश्वर्या रावत को, तो आप सबसे पहले सजाने वाले कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी, जो उनको लेके गए केदारनाथ, वहां उन्होंने वहां कार्यक्रम किया, उसको लेकर नहीं मिला। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये जोड़ रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की बनारस में अपने क्षेत्र में कि मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेके आऊंगा, ये परिवारवाद के खिलाफ। ये भी उन्होंने वहां पे कहा। तो आप इसी से उनकी बेटी से युवाओं की शुरुआत कर सकते थे। मैंने कहा भी था कि आपके पास अवसर है, आप केदारनाथ से इसकी शुरुआत करें, युवाओं को राजनीति में लाने का। और ये कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ। आप पूरी लिस्ट उठा के देखिए, महाराष्ट्र की, झारखंड की, कितने नाती पोते हैं उनमें। ये दूसरों के लिए परिवारवाद करते हैं, लिए वो नहीं करते। पूरे लिस्ट है, वो आई भी है, बहुत सारे उसमें डिबेट कर चुकी है। और ये इसी उसमें अब ये जो भटजी क्या कह रहे हैं, अभी इनके यहाँ इतना अंतर्द्वंद है। कल
जो हरिद्वार सांसद हैं, किसी कार्यक्रम में नहीं आए वो अभी तक। जब मुख्यमंत्री आता है तो वो किनारे बोल लेते हैं। और उनके साथ में पूर्व जो सीएम है निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक, और ये दोनों फिर एक साथ दिल्ली जाते हैं रात को। और आज फिर वो वहाँ पहुंच गए हैं केदारनाथ में, वहाँ 2 सभाएं भी हैं उनकी और रोड शो भी है। तो ये चीजें क्या, ये दूसरों का घर देखते हैं, अपना घर को नहीं देख रहे हैं। और ये बात अपने आप में, जो इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि 7 तारीख को मेरी जो जानकारी में आया है, तो मैंने कुछ लोगों से चर्चा की कि 7 तारीख को देहरादून में इंडिया गठबंधन के दलों की भी बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने सीधा वहां पर एक आया कि बीजेपी के खिलाफ वो करने का। और वो क्षेत्र में कुछ कोई माने नहीं माने, लेकिन हम जो सुनते आए रहे उसको लाल घाटी भी बोलते हैं लोग। वहाँ कम्युनिस्टों को बहुत सारा काम रहा है, वहाँ जिला पंचायत वो जीते रहे हैं, वहाँ चेयरमैन, जिला पंचायत का चेयरमैन उनका रहा है वहां पर। तो वो जो पुराना दूसरी तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, निचले स्तर पर है वहां जनता के बीच में कि ये जो यात्रा फेल हुई है, ये पुष्कर सिंह धामी जी वहां ले गए कैंची धाम, और वो कैंची धाम में यात्रा कर जाने से उनका जो रोजी रोटी पर जब हमला हुआ है वो निचले स्तर पर है। वो खाली ऊपर आप हम उस पर चर्चा करें या नहीं करें, लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग वहां के पंडित पुरोहित चर्चा कर रहे हैं, वहां घोड़े वाले चर्चा कर रहे हैं, वहां कांडी वाले उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये इतने सारे जो सवाल हैं, ये खाली देहरादून में बैठ के या दिल्ली में बैठ के आप उसको नहीं लगा सकते। अब ये तो ये खूबसूरती है, ये तो कांग्रेस का को कितने मजबूती से लड़ते हैं। अगर भट्ट जो कह रहे हैं उन्होंने कांग्रेस में कुछ ऐसे सौदेबाजी कर ली है, तो उसका आप और हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, ये तो कांग्रेस को देखना है। लेकिन जो धरातल पर है, धरातल बीजेपी के मतलब उसके पक्ष में वहां पर नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, यात्रा से लोग पिटे हुए हैं, उनकी आर्थिकी बर्बाद हो गई है। उससे पहले जो आपदा आई है, आपदा से लोग ग्रसित रहे हैं। बहुत सारी समस्या, मास्टर प्लान से लोग दुखी हैं। जो बद्रीनाथ केदारनाथ का मास्टर प्लान है, जिन लोगों को आपने बिना मुआवजे दिए उजाड़ दिया, उनके कोई छोटा मोटा दुकान लगाते थे उसको नहीं लगाने दिया। ये सारे संकट हैं लोगों के सामने, रोजी रोटी का लोगों को लाले पड़े हुए हैं। तो बेरोजगारी का सवाल है। अब मैंने सुना एक और डेवलपमेंट हो रहा है कि बॉबी पंवार जो है उसका कैंडिडेट तो त्रिभुवन चौहान है। वो उन्होंने भी कि हम एक टीम भेज रहे हैं और वहाँ बेरोजगारी का ये सवाल उठाएंगे। तब ऐसी स्थिति में ये बहुत आसान नहीं होगा, ना कांग्रेस के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो लोगों के सवाल हैं, लोग वो कितना वो कर लेते हैं, ये बहुत ही इसका दूरगामी असर होगा राजनीतिक रूप से। और ये मुख्यमंत्री के लिए तो फिर खतरे की घंटी है। तो ये सब काम वो कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में 1% ये जाता है कि जीतना तो इन्होंने ही है, क्योंकि नहीं होगा। अगर आप वोट भी नहीं देंगे तो मशीनों में कुछ कर लेंगे। ये अगर ये है लोगों में नीचे तक बात, तो ये इस पर तो कांग्रेस को ही ध्यान देना होगा। और जो ये इनकी कमी ये है कि वो जो इंडिया गठबंधन हुआ, जो देहरादून में बैठक हो रहे हैं, मेरी जानकारी में शायद वो कल को रुद्रप्रयाग में कोई प्रेस करने जा रहे हैं। इस एकजुटता में कितना होता है, लेकिन ये काम तो कांग्रेस को करना चाहिए था। जो लोग वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें भी कोई संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की स्थिति खराब तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसका लाभ कांग्रेस को होता है, इसको भाजपा को होता है। उठाते हैं वो, बीच में से किसी को तोड़ भी लेते हैं इनके। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, यहाँ पर जो बातें रतनमणि डोभाल जी ने कही, उस पर क्या कुछ कहना चाहती है? क्योंकि देखिए, ये तो जाहिर है कि जिस तरीके से जो संगठनात्मक ढांचा जो है बीजेपी का, वो मजबूत है कंपेयर टू कांग्रेस। अब कांग्रेस अगर कहीं पे भी मौका देती है, बीजेपी उसे ग्रैब कर लेती है। और महेंद्र भट्ट जी का ये जो बयान है, इस पर भी मैं आपकी राय चाहूंगी। देखिए, महेंद्र भट्ट जी का जो बयान है वो खाली जनता को गुमराह करने का बयान है, क्योंकि उनके आधे बोलते ना, शेर के मुंह में खून लग जाने वाली बात है।
कि उनको एक दो बार जो ऐसा काम कर गए, विधायक तोड़ ले गए, वो खाली खरीदने में, क्योंकि जनता को लूट रहे हैं और विधायकों को खरीदने के लिए इनके पास पैसा है। महंगाई चरम सीमा पर, उस पर इनको फिक्र नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, उस पर फिक्र नहीं है। लड़कियां त्रस्त है, जो बच्चियां हमारी असुरक्षित है, उस पर इनको कोई नहीं। अंकिता के हत्यारों को आज तक न्याय नहीं मिला। और उसके बाद ये जो बीजेपी ये ध्वस्त कानून व्यवस्था का आप देख ही रही हैं, आए दिन क्या पर किस तरह से ओवरलोडेड गाड़ियां, अभी एक बस गिरी, अभी उसका दुख ठंडा भी नहीं हुआ कि कल जो है रात को इतना भीषण हादसा ओएनजीसी चौक पे देहरादून में हुआ, जहां पर 6-7 घरों के चिराग बुझ गए। तो इस पे इनकी पुलिस नाकाम है, इनके सारे ट्रैफिक रूल। अरे भाई, इतने बड़े बड़े टैक्सेस लेते हैं तो आप कर क्या रहे हैं? छोटे व्यापारी इनसे ना खुश हैं। आपने उसका ज्वलंत उदाहरण देख लिया, अयोध्या ये हार गए, अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि ये उद्योगपतियों की, रंगा बिल्ला की सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, गुजरातियों की सरकार है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के, आए दिन इनको दिल्ली की दौड़ लगानी। और जहां महेंद्र भट्ट जी का सवाल है, ये बीजेपी अपने हर हाथ कंडे, साम दंड भेद सब अपनाने के लिए जो है कोशिश करती है। तो इस तरह से इनके पास मीडिया पर इतना पैसा खर्च करती है, तो इस तरह से काम करने में ये लोग विश्वास नहीं करते। घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं, घोषणा मंत्री कहलाएंगे, आते हैं, जो चीज बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे, फाइलों में दब के वो चीजें रह जाती हैं। इम्प्लीमेंट अभी यूसीसी, उत्तराखंड का, पूरे देश का पहला राज्य यूसीसी लाने वाला, यूसीसी लाने, नगाड़े पीट पीट के बता रहे थे, रटाने का काम करते हैं। ये क्या हुआ यूसीसी का? क्या हुआ स्थापना दिवस के दिन? क्या किया इन्होंने यूसीसी पर? फिर सब शांत हो गए। स्मार्ट सिटी के नाम पे 200-300 करोड़ का जो है लागत लगी, और स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने देखा कि किस तरह से इस बरसात में जो है सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। इस श्रीनगर निगम की इतनी बुरी हालत है कि डर के मारे ये निकाय चुनाव ही नहीं करा पा रहे। 1 साल की अवधि पूरी होने वाली है, अभी भी उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इनके जो मेयर साहब थे, वो उनके पास इतनी संपत्ति हो गई है, उसका जवाब देना इनको भारी पड़ रहा है। काम हुआ नहीं। स्ट्रीट लाइटें तक जो है वर्कर्स अपने घर लेके चले गए, जिन्होंने आउटसोर्सिंग वालों, जिनको इन्होंने ठेका दिया। सारी सरकारी, ये तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? सारी जो कांग्रेस द्वारा सरकारी संस्थाएं बनाई गई थी, उनको जो है बेचने के अलावा कर क्या रही है? उसके बाद उत्तराखंड को सबसे बड़ा ठोकर ये क्या देखती है? सेना के साथ जब भगवान का सोना पीतल में परिवर्तित हो गया, यहाँ जो सरकारी रोजगार ये दे नहीं सकते हैं, और जो परमानेंट कमीशन है उसमें कटौती कर दी इन्होंने। ऑफिसर्स में जवान जो है उनको अग्निवीर ला के इन्होंने उनको 4 साल में बाहर कर दिया। ये इनकी, अगर उसके बाद जब इलेक्शन आता है तब बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए मुख्यमंत्री थे। इनके सारे कार्यकर्ता, झूठ बोलने की जो फितरत है बीजेपी, वो अत्यधिक है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। काट की हड़ियां बार बार नहीं चढ़ती है। ये काट की हड़ियां चढ़ा के इलेक्शन जीतने की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मंजू जी, कहीं ना कहीं देखिए, ये तो आप कह रही हैं, लेकिन आपने अभी भी अपने बीजेपी की भर भर कर बुराई कर दी, लेकिन आप ये नहीं मानने को तैयार है कि संगठनात्मक ढांचे की कमी है आपके कांग्रेस में। अंदरूनी कलह समय पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी दिन रात क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे उप नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह करण महाराज जी खुद ही नाराज चल रहे थे। मंजू जी, इलेक्शन में पूर्व मुख्यमंत्री लगे हैं, सारे वर्कर्स लगे, कहीं कोई कमी नहीं है। ये बीजेपी ये सब कह के संगठनात्मक कमजोर, ये सब कह के खाली जो है जनता को गुमराह करती है। हमारी कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया के माध्यम से ये कहना बहुत इनको आसान हो गया कि जो यूनाइट नहीं है। अगर बिना यूनाइट हुए ही हमने उपचुनाव मंगलौर जीत लिया, हमने बिना यूनाइट हुए ही बद्रीनाथ जीत लिया। हवा में तीर चलाने से नहीं होता, काम करने से होता है। दो अभी फिर हाल ही में हमने 2 उपचुनाव जीते हैं और तीसरा जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं आपको। पीसी थपलियाल जी, बीजेपी प्रवक्ता भी प्रभा बंदनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाराजगी ऐश्वर्या रावत की कहीं बीजेपी को भारी तो नहीं पड़ने वाली है। साथ ही साथ तमाम केदारनाथ के मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को बात करनी चाहिए और बीजेपी बात नहीं कर रही है। और
कांग्रेस जो है ऐसे मुद्दों को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो केदारनाथ उपचुनाव जो है, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस बार आसान नहीं होने वाला है बीजेपी के लिए। जी, मैं सबसे पहले तो प्रभा जी, आवाज मिल रही है आपको? कहना है कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। अभी मैं इनकी बात सुन रही थी कांग्रेस की, तो मैं इनको ये कह सकती हूँ कि इनके पास कौन से मुद्दे हैं। ये तो मुद्दा विहीन विकास, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कौन सा रोड मैप है, आप मुझे पहले ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो जितने काम किए वो जनता ने देख लिए, प्रत्यक्ष रूप से देख लिए। वहां पे सड़कों का हो, वहां पे हवाई सेवाएं हो, कनेक्टिविटी हो, केदारनाथ में जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं, तो पहाड़ों में सड़कें जा रही है, वो सब कार्य जनता ने देख ली है। लेकिन आपने वहां पे क्या कार्य किए हैं, या आपका आने वाले समय के लिए क्या रोड मैप है? केवल वहां पे झूठा प्रचार करना। और हमारे को आज जो आप मुद्दा उठा रहे थे कि हरीश रावत जी ऐश्वर्या जी से मिले गए, तो आज ऐश्वर्या जी को आप देख सकते हैं, वो हर रैलियों में हमारे चुनाव जीतती है और उसको अपने काम पर भरोसा होता है, और काम को ही अपना आधार बनाती है। मनगढ़ंत कहानियां बना कुछ भी बोल देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो प्रत्याशी आशा नौटियाल जी, वो पहले भी 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, और सबको पता है कि वो जनता के साथ हर सुख दुख में उनके खड़ी रहती हैं। और जो 2 बार का विधायक हो, निश्चित तौर पर वो जनता की पहली पसंद है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से वहां पर जीतेंगी, यह पूरा विश्वास है। और जहां तक रहा विरासत के बारे में, ये लोग हमेशा बात करते हैं, तो विरासत इगास के बारे में आपको कहना चाहूंगी कि क्या इन लोगों को इगास के बारे में कुछ पता है? आज जो इगास की शुरुआत हुई है, आज ये इतना व्यापक रूप से हरीश रावत जी के समय भी इगास मनाया जाता है। वही भाजपा वालों की वही फितरत है कि जो करेंगे थोड़ा और गाएंगे ज्यादा। इगास हरेला सब हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में सब सेलिब्रेट किया गया, सबसे में अचानक से प्रसिद्ध हो गया कि इगास जो विरासत हमारी थी, इसको किसने बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाने का काम करा किसने? आज ये पॉपुलर हो गया। आज हमारे कांग्रेस ने किया, राज्य में इवन डाल रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने केवल झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये सब जनता अच्छे से इनको जानती है, और उसका जवाब इनको अभी केदारनाथ चुनाव में मिल जाएगा। और अगर आप विकास के बारे में सोचिए, इनका क्या योगदान रहा है इस राज्य के लिए, या केदारनाथ के लिए इनका क्या योगदान रहा है? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ इस बारे में कि क्या इन्होंने किया है। और जितनी ये बौखलाहट में है, जैसे इनके आप बयान देख रहे हो, उसमें कहीं आपको राज्य के प्रति क्या दिखाई दे रहा है? केवल एक निचले स्तर की बातें करना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, कौन कहाँ जा रहा है। हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने वहां बहुत अच्छा काम किया है, केदारनाथ की जनता उससे खुश है। हमारी जो प्रत्याशी है, आप 2 बार विधायक वो बन चुकी है, वो खुद ये ठीक है, प्रभा जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। पीसी थपलियाल जी, इन चीजों से हमें भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हमें इनकी बेकार की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी। ठीक है प्रभा जी आपका नेटवर्क शायद वीक है, वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीसी थपलियाल जी, केदारनाथ का जिक्र होता है, केदारनाथ उपचुनाव का जिक्र होता है, तो केदारनाथ मंदिर का जिक्र होता है, लेकिन केदारनाथ में जो छोटे छोटे गांव हैं वो विकास से अछूते हैं, ये साफ तौर पर नजर आता है। और उसकी बात कांग्रेस भी नहीं कर रही, उसकी बात बीजेपी भी नहीं कर रही। बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव इन लोगों ने बना दिया, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। आप ये देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा, इनको ये हो रहा है, इनको वो हो रहा है, कि पीड़ा। आपने हरदम देखा होगा कि वो कोसते रहते हैं, लेकिन अगर इनको ये पूछा जाए कि तुम यार, तुम्हारा केंद्र में सरकार है, तुम्हारी यहाँ सरकार है, तुम ये बताओ कि इस राज्य की स्थायी राजधानी कब दोगे तुम इस राज्य को? कब? तुमने हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में तो करो, मोदी जी ऊपर ड्रोन से देखते हैं, कहते हैं लोग कि ड्रोन से उनकी नजर रहती है केदारनाथ में क्या हो रहा है। आवाज आ रही है? तो तब मालूम पड़ता है। हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज मैडम, आ रही है आपकी जी। तो जो दिल्ली में से ड्रोन से देख रहे हैं, तो हमें चिंता वहां है
जहां हम उच्च हिमालय को उजाड़ते हुए देख रहे हैं मोदी जी को, और कोई बोल नहीं रहा है, सरकार चुप है। मतलब जिस तरह से केदारनाथ को केदारपुरी बना दिया, की सरकार है हमारी, डबल इंजन इनकी की सरकार ये की वजह भगवान से जो डबल नहीं हमारी, अरे डबल भाई इंजन की सरकार नहीं चाहिए। भगवान जब बचाए तक डबल इंजन की सरकार को। नहीं चाहिए, जहाँ न महिला कहाँ है हमारी परसपतियां? न युवा सुरक्षित हो। एक एक करके बात करिए। मंजू त्रिपाठी जी और प्रभा बंदी जी, रुक जाइए जरा। पीसी थपलियाल जी, आप अपने वक्तव्य को रखिए। मंजू त्रिपाठी जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। सब एक साथ शुरू हो जाएंगे तो चर्चा समझ में ही नहीं आएगी। बेचारे रतनमणि डोभाल जी परेशान हो गए। थपलियाल जी जी, आप इतनी देर से बोल रहे थे, देखो तो आप बीच ये में बोल रही है। प्रभा जी देखिए, पहली बात तो ये कि आपका कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं पा रही है। रुकिए, हम आपको वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रुक जाइए थोड़ा। पीसी थपलियाल जी, प्रवक्ता से निवेदन करता हूं, आज पहली बार आई हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, ठग उनको बहुत योग्य नेता और नहीं मिलते प्रवक्ता, वो बेचारे ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और जो ढूंढ के लाते हैं उनको ये नहीं मालूम डबल इंजन की सरकार है आपकी। ए प्रभु आप सुनो, ए डबल इंजन की सरकार सुनो, तुम ये बताओ। श्री राम को लाने वाले भी हम ही है, आपने तो नकार दिया था प्रभु श्री राम को। अरे मंजू जी रुक जाइए, दो लोगों को ही बोल लेने दीजिए। अरे बीच में भाई आप तुम मत अपने शुरू हो जाइए। बद्रीनाथ केदारनाथ की चिंता करो, बद्रीनाथ केदार की चिंता करो, डबल इंजन। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, प्रभु हर जगह है, लेकिन प्रभु अरे को प्रभु, अरे सत्तनियों सुनो, ये बताइए आप हमें, आप अरे केवल आरोप ही लगाएंगे। इतनी देर से आप कह रहे थे इगास के बारे में, मैंने सुना। अरे मैं आपसे ये पूछ भगवान रही हूँ, इगास अनिल बलूनी जी जो गढ़वाल पुत्र हैं, उन्होंने ये मनाया, इगास में मनाया, आपको नहीं बुलाया, बाबा रामदेव को बुलाया, और वो दूसरा बाबा बुलाया, तीसरा बाबा बुलाया, चौथा भी बुलाया गुजरात से। उन्हें किसी पहाड़ी को नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, वहां तो दुश्मनी है। आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो, हम हमारी जा रही है, क्यों नहीं जा रही? हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री अरे भगवान परिवार में शामिल होते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री, अरे आपके प्रधानमंत्री भगवान है, देखिए हमारे ए भगवान के लोकप्रिय होता है। भक्तों, अरे भक्तों सुनो, ये बताओ कि तुम्हारी डबल इंजन की उनसे नाराजगी है तो आप अपनी नाराजगी अपने पास रखिए। उनसे नहीं है मैडम, आपसे आपसे एक पहाड़ पुत्री, एक पहाड़ पुत्री आपसे नाराजगी है, एक पहाड़ पुत्री, एक पहाड़ पुत्री आपसे नाराजगी है। महिलाओं ने सब कुछ गंवा के राज्य लिया, सादतों ने, लड़कों ने यहाँ सादत दी। अरे पहाड़ पुत्री सुनो, पहाड़ पुत्री सुनो, डबल इंजन की सरकार, आज तुम्हारी टीवी डैम की बिजली यूपी क्यों खा रहा है? क्यों चिंता है कोई? तुम्हें चिंता है कि इस राज्य को राजधानी देनी चाहिए? तुम्हें चिंता है कि पहाड़ आज तरसता है शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर? तुम्हारी अरे सरकारी नौकरी, ये भगवान, ये लेके आई है। अरे पहाड़ समितियों में 33% आरक्षण दिया है, किसने? अरे प्रभु, तुमने आरक्षण दिया, कोर्ट ने रोक दिया, पता है तुम्हें? तुम एक हाथ से देते हो, दूसरे हाथ से वापस लेते हो, बेवकूफ बनाते हो जनता का। क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे वो बोला यार हॉरिजॉन्टल आंदोलनकारियों, कहाँ गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल आरक्षण आंदोलनकारियों? गायब। कैसे मूर्ख बना रहे हो? और मैं पूरा 2000 से देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा चाकू अगर किसी ने भोंका है हमारी पीठ पे तो भाजपा ने भोंका है, जिसने पर संपत्तियां आज भी उत्तर प्रदेश के हाथ हवाले हैं। तुम्हारा जो पानी है जो हरिद्वार से तुम्हारा यूपी कंट्रोल करता है, तुम्हें पता है बात? डबल इंजन की सरकार, तुम क्या एक भी पर संपत्ति, लेकिन थपलियाल जी बीजेपी ने कम से कम कोशिश तो की ना? कोशिश की, फेल हो गए। नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ये भगवान ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत ये मेरे को दया आ रही है। पहाड़ पुत्री होने के नाते आपने देखा होगा। अरे थपलियाल जी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं पहाड़ पुत्री नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। पहाड़ की लोगों ने किस तरह से आंदोलन लड़ा, महिलाओं ने, आपने देखा। रामपुर तिराहा का साक्षी हूं मैं, और इसलिए मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह हमारे लिए कैसी बाधाएं खड़ी की।
वो मुझे मालूम है कि किस तरह से तुमने 29 संशोधन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन चलिए, विधेयक में लिए ठीक है, बिना राजधानी का प्रभा जी राज्य नहीं किया। है अपने साथ, क्या ठीक बात है। कर रहे हो? थपलियाल क्या जी, हम जो चीज मांगे नहीं थे वो थपलियाल जी रुकिए, रुक जाइए। मतलब इस तरह प्रभा की जी नहीं है फिलहाल अपने साथ। मंजू त्रिपाठी जी अनम्यूट करके अपनी बात को रखिएगा पूरा। अनम्यूट कीजिए पहले तो। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही है आपको जी मेरी? जी 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 आ रही हेलो। जी जी। हाँ, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, और अभी मुझे मतलब शर्म भी आ रही थी भाजपा प्रवक्ता की बातें सुन के, जिसके अंदर अहंकार इतना है कि जो कह रही हैं प्रभु श्री राम को बीजेपी लाई। अरे भाई, प्रणाम है मैडम आपको, ऐसे अहंकारी लोगों के साथ मुझे डिबेट नहीं करना है। भला कोई प्रभु को ला सकता है? प्रभु अब त्रेता युग में आए तो आपको ये भी नहीं पता है कि भगवान प्रकट होते, भाई प्रकट के पाला दीन दयाला, वो जन्म नहीं लेते हैं। ये पता होना चाहिए। अगर आप मानस पढ़ती हो या कुछ करती हो, रटी रटाई बातें जो है डिबेट में करके जनता को गुमराह मत किया करिए। मंजू जी, एटलीस्ट भगवान के लिए, मंजू जी, भगवान प्रभा, के लिए सुनिए, डरिए, मंजू थोड़ा जी, एक डरिए, मिनट। थोड़ा। मंजू जी एक सेकेंड, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पर आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूंगी नहीं, वरना आप फिर कहेंगी कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रही हैं। लेकिन कांग्रेस भी क्या क्या श्री राम को लेकर कह चुके हैं, उनके अस्तित्व पर किसने किसने सवाल खड़े किए, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको या आपकी पार्टी को ये बताने की जरूरत है। कांग्रेस ने कभी नहीं खड़ा किया है, इस तरह का अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का। इस तरह के बयान नहीं देते कि हम प्रभु श्री राम को लेके आए। इतना वो तो कहते हैं श्री राम है ही नहीं, वो तो ये कहते हैं। कौन है श्री राम? हम वही तो कह रहे हैं, आप अस्तित्व पर सवाल तो तब खड़े करेंगे ना जब आप उनके अस्तित्व को स्वीकारेंगे। देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं ज्यादा काउंटर पॉइंट इस पर रखना नहीं चाहती हूँ। फिलहाल बात हम केदारनाथ की कर रहे हैं। केदारनाथ पे फटाफट अपनी टिप्पणी दीजिए कि वहां पर कांग्रेस किस तरीके से तैयारी है वहां के मुद्दों को जीतने जा रही है। जिस तरह से केदारनाथ दोनों उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है, वो जो है हमारे लीडर, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण नाहरा जी के नेतृत्व में और सभी शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में हम केदारनाथ जीतकर कांग्रेस की झोली में डालने जा रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से उत्तराखंड में फेल हो चुकी। ठीक है, रतनमणि डोभाल जी, अगर हम बात करें, देखिए संगठनात्मक ढांचे को लेकर जब आपने कांग्रेस को पॉइंट आउट किया तो उनका इस पर कहना है कि हम बहुत बेहतरी से काम कर रहे हैं और कांग्रेस का, लेकिन मुझे लगता है ये ड्रॉबैक है कि कांग्रेस कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि उनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो आप बीमारी यही है मैडम सबसे ज्यादा कांग्रेस में कि उनके यहाँ सारे नेता सारे काम कर रहे होते हैं, हाँ, लेकिन वो नेताओं को सजाने वाला कोई नहीं होता उसमें। नेता आप देखिए कि छोटी बात में कह रहा हूं, ये करण महाराज जी का तो कार्यकाल पूरा हो रहा है, इनकी तो कार्यकारिणी नहीं बनी अभी तक। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? कोई कार्यकारिणी है उनकी? है तो बता दीजिए। और दूसरे, मैं उस पर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं ये जो बीजेपी प्रवक्ता बात कर रहे थे, सवाल ये है कि क्या वहाँ केदारनाथ में राम मंदिर बनना है? वहाँ केदारनाथ को तो दिल्ली में ले जा रहे थे, इसलिए दिल्ली में ले जा रहे थे कि वहाँ राम मंदिर बनाना है आपने। तो राम मंदिर कहाँ से आ गया उसमें कि हम राम को लाए हैं या तुम नहीं लाए हो? अरे भाई, मुझे वहां रोजी रोटी चाहिए। और आप डबल इंजन की बात है, वो इंजन को चलाने के लिए सड़क चाहिए, वहां सड़क नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देहरादून में जब इन्वेस्टर्स समिट में आते थे, उन्होंने कहा था कि आप निवेश करें या नहीं करें, लेकिन यहाँ पर एक शादी तो करें, डिमांड डेस्टिनेशन। आपने उस मंदिर में जहां पर हम जाते हैं पहले से शादी करने के लिए, मैं तो गया था अभी पीछे एक शादी में, वहां पर जहाँ देवताओं के और उसकी सब शादी होती है, बड़े बड़े लोग भी वहां पर गए हैं। वहां सोन परिवार से त्रियोगी नारायण में जाने के लिए सड़क नहीं है। और आप कौन सी कहां पर शादी करा? उसके बाद क्या करा आपने इस डबल इंजन की सरकार ने? आपके तो हवा ही निकल गई उसके बाद कि कोई आया नहीं आप एक पैसा देने के लिए आपके पास। आपने सारे दरवाजे खोल दिए, जमीनें बिकवा दी उस नाम पर, लेकिन कोई निवेश आया नहीं आपके पास। रतनमणि जी, लेकिन एक सिंपल सी बात है, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों को भुनाने वाला विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए।
और वहां पर इन मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए डंके की चोट पर वहां पर मौजूद होना चाहिए, जो कि नदारत है। और यही वजह है कि दो लोग आपस में अलग मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर या बद्रीनाथ जीत को लेकर। लेकिन जो मेन फोकस्ड मुद्दा है वो अभी भी नदारत है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता के भाग्य खुलेंगे और उनके मुद्दों पर कोई ध्यान देगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे केदारनाथ धाम को लेकर, जहां उपचुनाव होने हैं, सियासत तेजी से गई है। जहां एक और ऐश्वर्या रावत की नाराजगी बीजेपी को कहीं ना कहीं थोड़ा भारी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के बयान ने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। जहां कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि यहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फिलहाल जनता किसे चुनती है या वहां के जो मुद्दे हैं उनको कितना ज्यादा तवज्जो मिलता है, ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।